जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, मैंने बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई श्रृंखला प्रारंभ की है, परीक्षा पे चर्चा। जी हाँ, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ये भूगोल विषय के विद्यार्थियों को समर्पित है। आज हम लोग इंटरमीडिएट के भूगोल विषय के कलेवर को लेकर के जो बोर्ड परीक्षा है उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इस इंट्रोडक्शन क्लास में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ मैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ये क्लास थी। इस क्लास में हमने बच्चों के साथ चर्चा किया था, तो उसी चीज़ को हम आज एक YouTube के माध्यम से बच्चों को बताएंगे किस तरीके से परीक्षा की तैयारी की जाए। और इसके बाद आगामी मॉडल प्रश्न पत्रों की श्रृंखला भी आएगी शीघ्र ही। तो चलिए हम लोग शुरू करें। इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डालिए। देखिए, हमारी परीक्षा का जो कलेवर है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न ये आएंगे 8 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो एक एक नंबर के होंगे, यानी 8 नंबर का ये हो गया। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसकी शब्द सीमा लगभग 20 शब्द के आसपास होगी। 20 शब्द के आसपास अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें भी 8 प्रश्न होंगे और इनके प्रश्नों के जो अंक होंगे 2-2 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से कुल 16 अंक के 8 प्रश्न अति लघु उत्तरीय आएंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 होगी और इसमें जो अंक होंगे 4-4 अंक के होंगे प्रत्येक प्रश्न। तो इस तरीके से 24 अंक के ये प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न होंगे। इसमें अथवा में भी प्रश्न रहेंगे, यानी आपके पास विकल्प होगा कि कौन सा प्रश्न हल करें। तो ये 6 नंबर के प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 2 प्रश्नों के जो अंक होंगे 12 अंक होंगे। और मानचित्र कार्य, जी हाँ, ये 2 मानचित्र कार्य होंगे। प्रत्येक मानचित्र कार्य 5 नंबर का होगा, तो 10 अंक के मानचित्र वर्क होंगे। इस मानचित्र वर्क में आप जो है पूरे नंबर 10 के 10 ला सकते हैं। हमने मानचित्र वर्क पे, चूँकि इसमें भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में, यानी 2 मानचित्र आपको प्राप्त होंगे, भारत के मानचित्र पर दर्शाने के लिए और विश्व के मानचित्र पर दर्शाने के लिए। तो दोनों मानचित्र कार्य हमने करा दिया है। आप इसमें नीचे बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। पहले वो वीडियो देख लीजिए मानचित्र कार्य का, जिससे कि आपके 10 अंक पूरे हो सकें। तो देखिए, हमारा जो भूगोल विषय के 2 खंड हैं जो कि 70 अंक के प्रश्न होंगे। इसमें 30 अंक के प्रश्न पत्र आपने दे दिए हैं प्रैक्टिकल के रूप में। अब खंड क और खंड ख 35-35 अंकों के प्रश्न पत्र, एक आपका प्रश्न पत्र 2 खंड में डिवाइड होगा, जिसमें खंड क जो होगा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और खंड ख भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। ये जिसमें इकाई 1 होगा मानव भूगोल, इकाई 2 जनसंख्या और इकाई 3 मानव क्रियाएं और इकाई 5 मानव बस्तियां। और इसके अलावा 5 अंक का इसमें मानचित्र कार्य होगा। इसी प्रकार से खंड ख में भारत के संदर्भ में जो जनसंख्या है वो होगा इकाई 6 में, इकाई 7 में मानव बस्तियां होंगी और इकाई 8 में संसाधन एवं विकास। और इकाई 9 देखिए हटा दिया गया है कोविड की वजह से। तो इकाई 10 है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे और समस्याएं। और यहाँ पर इकाई 4 हटा दिया गया है, इसमें 5 इकाई है मानव बस्तियाँ। तो इस तरीके से ये इसमें भी मानचित्र कार्य 5 अंक का होगा। तो इस तरीके से आपके प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में विभाजित होंगे। अब इनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर चूँकि वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे और आप लोग शायद लंबे वीडियो देखने के आदी नहीं हैं, इसलिए ये वीडियो लगभग
3-4 खंड में होंगे छोटे छोटे। तो आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें इकाई 1 और इकाई 2 मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र और जनसंख्या के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, ये हमारी क्लास जो है ये ऐसे समझ लीजिए कि आपने अब तक भूगोल जो भी पढ़ा है उसका बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन है। इसको आपने वीडियो को 2-3 बार अगर आपने रिप्ले करके देख लिया तो आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा 2-3 घंटों में ही। मतलब पूरे वीडियो 2-3 घंटे का रहेगा, लेकिन इसे हम छोटे छोटे खंड में बनाएंगे, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे खंड में आपको वीडियो मिलेंगे और जैसे ही हमारा पूरा हो जाएगा रिवीजन सेशन, हम मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के आएंगे और हल करके भी बताएंगे कि किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए, जो हमारा पहले इकाई फर्स्ट है मानव भूगोल, तो इसमें चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति तथा विषय क्षेत्र। अब देखिए, यहाँ पर इसको पहले आप समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है। अभी आपने पढ़ा होगा अपने जो है क्लास में अपने टीचर से, तो इसमें आपने पढ़ा होगा मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। मानव भूगोल की आपने परिभाषा पढ़ी होगी। परिभाषा मानव भूगोल की आपने जो है सैंपल के द्वारा दिया गया परिभाषा को पढ़ा होगा। इसी प्रकार से आपने पढ़ी होगी और रेडजल महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा। रेडजल महोदय की परिभाषा की अगर बात करें तो उन्होंने बताया था, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये रेडजल महोदय ने कहा था। और सैंपल महोदय ने एक परिभाषा दी थी। रेडजल महोदय की शिष्या थी अमेरिका की सैंपल महोदय, उन्होंने कहा था मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी अस्थिर पृथ्वी हमारी घूम रही है, अस्थिर है, और मानव उस पर क्या है, क्रियाशील है। तो इन दोनों के बीच के संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। तो आप परिभाषा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं मानव भूगोल की परिभाषा। इन दोनों में से किसी एक की परिभाषा लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसके अलावा मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र, उपक्षेत्र आपने पढ़े होंगे। क्षेत्र, उपक्षेत्र यानी शाखाएं और उप शाखाएं आपने पढ़ी होंगी मानव भूगोल की। शाखाओं की बात करें मानव भूगोल की, तो जैसे कि आर्थिक भूगोल हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया, ठीक है, तो ये शाखाएं आपने पढ़ी होंगी। अब आर्थिक भूगोल की कुछ उप शाखाएं या उप क्षेत्र आपने पढ़े होंगे। उप क्षेत्र में जैसे आर्थिक भूगोल में संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, तो ये सारे आपने पढ़े होंगे। और इसके अलावा आपने पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, ये आपने पढ़े होंगे। मानव का प्राकृतिकरण यानी मानव का प्राकृतिकरण, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, मानव जो है प्रकृति से बड़ा नहीं है, इसीलिए इस प्रकार की संकल्पना को निश्चयवादी संकल्पना भी कहा गया है। क्या कहा गया है, निश्चयवादी संकल्पना। आपने निश्चयवादी संकल्पना भी पढ़ा होगा, जिसको रेडजल महोदय ने दिया था। ये मानव भूगोल के जन्मदाता भी माने जाते हैं रेडजल महोदय। तो इन्होंने मानव का प्राकृतिकरण जो संकल्पना थी उसे दी थी। इसको निश्चयवादी संकल्पना भी कहते हैं। मतलब कि मानव प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता है, प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है इस संकल्पना के अनुसार। तो आपने ये पढ़ा होगा। और इसके अलावा प्रकृति का मानवीकरण, दूसरी संकल्पना आपने पढ़ी होगी, प्रकृति का मानवीकरण आपने ये पढ़ी होगी, प्रकृति का मानवीकरण। देखिए, यहाँ पर मानव जो है प्रकृति से क्या है, ऊपर है, श्रेष्ठ है। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति से श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं में मनुष्य अपने लिए कुछ संभावनाएं तलाशता है और तलाश करके संभावनाओं को मानव अपना विकास करता है। तो इसीलिए इस संकल्पना को संभववादी संकल्पना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संभववादी संकल्पना, पॉसिबिलिज्म भी कहते हैं। अब देखिए, इस प्रकार की संकल्पना जो है दिया था सबसे पहले फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे ब्लांस महोदय ने। किसने दिया था, ब्लाश महोदय ने फ्रांस के जो इसके विचारक थे इस संकल्पना के, ब्लाश महोदय ने दिया था। और इसके अलावा इनके शिष्य थे फेवरे। तो दो आप इसमें देखिए प्रश्न ऐसे आएगा, मानव का प्राकृतिकरण किसने दिया था, तो रेडजल महोदय ने दिया था। और ये संकल्पना किससे संबंधित है, निश्चयवाद से। मानव का प्राकृतिकरण, और कहाँ विकसित हुई थी, अमेरिका में विकसित हुई थी। और दूसरी संकल्पना जो है प्रकृति का मानवीकरण,
इसे संभववादी संकल्पना भी कहते हैं। और इसका विकास कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और इसको विकसित करने वाले कौन थे? ब्लास महोदय थे, ठीक है। और इसके अलावा फेब्रे भी थे। तो इस तरीके से कुछ लोगों के नाम पूछ सकता है। अब देखिए, इन दोनों संकल्पनाओं के बीच एक तीसरी संकल्पना बनकर के आई, उभर करके आई। बाद में काफ़ी वाद विवाद हुआ, जब विद्वानों के बीच में काफ़ी मतभेद हुआ, तो एक व्यक्ति थे टेलर महोदय, एक टेलर नामक व्यक्ति थे, ग्रिफिथ टेलर इनका पूरा नाम था। तो टेलर ने इन दोनों बीच, मतलब मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, इन दोनों के बीच का रास्ता सुझाया, जिसको कहा गया नवनिश्चयवाद। क्या कहा गया? नवनिश्चयवाद। तो इन्होंने नवनिश्चयवाद की संकल्पना दी। किसने? टेलर महोदय ने। तो यहाँ पे प्रश्न आएगा कि किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना दी? तो टेलर महोदय ने दी। अब देखिए, नवनिश्चयवाद की संकल्पना को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ। रुको और जाओ संकल्पना या रुको और जाओ निश्चयवाद भी इसको कहा जाता है। किसको? नवनिश्चयवाद को। इसमें दोनों के बीच की संकल्पनाओं को जो है लिया गया, यानी ना तो प्रकृति भारी है ना ही मानव भारी है, दोनों सामंजस्य करते हैं। मानव जो है प्रकृति में जाता है और अपनी संभावनाओं को तलाशता है, लेकिन साथ में ही क्या है कि प्रकृति भी मानव को जो है उसी तरीके से थोड़ी बहुत जो है उस पर दबाव डालती है। जैसे आप उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में जो है जब तक आप सिंचाई नहीं करोगे वहाँ गेहूं की फसल नहीं कर सकते हो। जैसे भारत में थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर पहुंचाई गई। इसके पहले वहाँ कृषि संभव नहीं थी, लेकिन इंदिरा नहर पहुंचा करके वहाँ पे कृषि संभव कर दिया गया। तो यानी कि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करके जो है काम किया गया। तो इसे रुको और जाओ संकल्पना भी कहा जाता है। और तो इस तरीके से ये जो है और इस चैप्टर से कुछ इसी प्रकार से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जो दूसरी इकाई है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, इसमें हम लोग जो टॉपिक है जिस पर प्रश्न आएंगे, जिसमें हम लोग ब्रीफ में समझेंगे जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन, आयु, लिंग अनुपात, ग्रामीण शहरी संगठन और मानव विकास। इन 4 चीज़ों का हम लोग यहाँ पर ब्रीफ में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जनसंख्या क्या है? पहले तो लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण क्या है? विश्व में जो है जनसंख्या, जो लोग रह रहे हैं विश्व में जहाँ जहाँ वितरित हैं, जैसे ये हमारा विश्व का नक्शा है, छोटा सा एक नक्शा बनाने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए, ये है हमारा जो है ये, ठीक है। चूँकि बोर्ड पे पढ़ाने की आदत है तो इस पे इतना अच्छा नक्शा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ नक्शा बनाने का। ये देखिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें ये पूरा, ये हमारा विश्व है। इस विश्व में लोगों के वितरण, जैसे अब ये हमारा विषुवत रेखा हो गया। अब विषुवत रेखा, इसके बाद में ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अब ये उच्च अक्षांश हो गया, ये भी उच्च अक्षांश हो गया। तो ये जहाँ जहाँ जनसंख्या फैली हुई है, जहाँ जहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है, उसे ये पूरा क्या कहलाता है? वितरण। अब देखिए, वितरण ये हो गया। अब वितरण की अगर बात करें तो वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो भौगोलिक कारक हो सकते हैं। 3 कारक मुख्य हो सकते हैं। पहला कारक क्या हो सकता है? भौगोलिक कारक। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक हो सकता है भौगोलिक कारक। दूसरा कारक क्या हो सकता है? आर्थिक कारक। और तीसरा कारक क्या हो सकता है? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब भौगोलिक कारक में उच्चावच्च हो सकता है, मतलब कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है। इसके अलावा जो है जल की उपलब्धता, भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता हो सकता है, मैदान वगैरह, ये सब क्या है? भौगोलिक कारक है। आर्थिक कारक की बात करें तो संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। संसाधन जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या
वितरित है। इसके अलावा जो है आर्थिक कारण में ही जो है रोज़गार, अगर रोज़गार के अवसर अच्छे हैं तो वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, तो ये सब आर्थिक कारक हैं। और सामाजिक कारक की बात करें तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे लोगों का किसी क्षेत्र से जुड़ाव, और इसी प्रकार से वहाँ जो है सांस्कृतिक कारक, धार्मिक कारक हो सकते हैं, जैसे कोई मंदिर मस्जिद इस तरीके से। जैसे आप मक्का देख सकते हो, मक्का में क्या है, वहाँ अरब देश है, वहाँ पर जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है, लेकिन मक्का वहाँ पर जो है मुसलमानों का एक प्रसिद्ध जो है क्षेत्र है, तो इसलिए जो है मक्का महत्वपूर्ण सामाजिक कारक हो सकता है। तो इस तरीके से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक हमारा है घनत्व। घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या है? घनत्व का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की या व्यक्तियों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे ये कोई क्षेत्र हो गया, अब इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, अब इसे हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, तो इस प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अब विश्व में अगर घनत्व की बात करें तो जनसंख्या के घनत्व को 4 भागों में बांट सकते हैं। विश्व में 4, एक तो उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हो गए, और दूसरा हो गया मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में 150 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति रहते हैं। मध्यम घनत्व वाले में 10 से 100 व्यक्ति की संख्या रहती है, मतलब 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में, और कम 1 से 10, और तीसरा कम हो गया, और चौथा हो गया अनिवासित क्षेत्र, यानी जहाँ पर लोग रहते ही नहीं है, तो चौथा ऐसा हो गया ये अनिवासित क्षेत्र हो गया। तो अगर उच्च की बात करें तो ये 3-4 क्षेत्र हैं पूरे विश्व में। जैसे आपका पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र हो गया। आप एक मानचित्र बना करके यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। ये है हमारा विश्व का नक्शा, देखिए रफली बना रहे हैं, आप समझ जाइएगा। रफली नक्शा बना रहा हूँ मैं। देखिए ये हो गया पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र, यहाँ पर अधिक लोग रह रहे हैं। और ये पूर्वी यूएसए हो गया, यहाँ पर अधिक लोग रह रहे हैं। और ये एशिया हो गया पूर्वी। तो इस तरीके से ये क्षेत्र क्या है? उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं। और मध्यम घनत्व की बात करें तो मध्यम घनत्व इसी के आसपास वाले क्षेत्र हो गए, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हो गए इसी के आसपास। और निम्न घनत्व वाले क्षेत्र हो गए आंतरिक भूभाग में, आंतरिक भूभाग या फिर जो है मरुस्थलीय क्षेत्र हो गए कुछ ऐसे। और बिना बसे क्षेत्र जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया आपका जो है उच्च अक्षांश वाला, या विषुवत रेखा का निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश, तो ये बिना बसे वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। तो और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक वही 3 कारक हैं, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारक ये हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि का यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि, देखिए जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है, जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? आकार में परिवर्तन। अब आकार में परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। और ये परिवर्तन जो है इसको प्रभावित करते हैं 3 कारक। कौन कौन से कारक? 3 कारक प्रभावित करते हैं जनसंख्या परिवर्तन को। एक तो जन्म दर, और दूसरा मृत्यु दर, ठीक है, और तीसरा प्रवास। तीसरा क्या है? प्रवास। जन्म दर की बात करें तो प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्मे बच्चों की संख्या। अब जन्म तो बच्चों की होगी, बूढ़े तो जन्म लेंगे नहीं, तो 1000 किसी क्षेत्र में दिए गए किसी क्षेत्र में किसी समय में, देखिए किसी क्षेत्र में और किसी निश्चित समयावधि में जो है 1000 व्यक्तियों पर, अब व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों हो जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों रहेंगे, ठीक है। तो 1000 व्यक्तियों में बच्चों की जन्म को क्या कहते हैं? जन्म दर। ये लिखने की परिभाषा भी आएगी तो आप लिख सकते हो। अब इसी प्रकार से मृत्यु दर क्या है? मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों में होने वाली कुल मौतों की संख्या, मृत्युओं की संख्या, यानी 1000 व्यक्तियों पर जो मृत्यु हो रही है। अब इसमें बच्चे भी मर रहे हों, मतलब बच्चों की भी मृत्यु शामिल होगी, बड़े बुजुर्ग भी शामिल होंगे, तो 1000 व्यक्तियों में मृत्युओं की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर। और प्रवास क्या है? देखिए प्रवास क्या चीज़ है? प्रवास का मतलब होता है माइग्रेशन
इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेशन जो है दो प्रकार से होता है। प्रवास का मतलब होता है अपने स्थान व्यक्तियों के स्थान का परिवर्तन प्रवास कहलाता है। इसमें ये दो प्रकार के होते हैं। प्रवास अप्रवास होता है, अप्रवास, और दूसरा होता है उत्प्रवास। क्या होता है? उत्प्रवास। याद रखना, अप्रवास और उत्प्रवास। अप्रवास का मतलब होता है किसी क्षेत्र में जा करके बस जाना। अप्रवास मतलब आना, आ से समझ लो, आ से आना, प्रवास करके जहाँ जाना, जहाँ आ जाना, उसे अप्रवास कहते हैं। और किसी क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाना, यानी किसी क्षेत्र से छोड़कर चले जाना उत्प्रवास कहलाता है। तो ये हो गया आगमन वाला क्षेत्र, और ये हो गया निर्गमन वाला क्षेत्र। जहाँ से जा रहा है उत्प्रवास हो रहा है, और जहाँ पहुँच रहा है उसे अप्रवास कहते हैं। तो इस तरीके से आप ये तीनों चीज़, जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो प्राकृतिक वृद्धि को प्रभावित करता है, ये तो नेचुरल है। लेकिन प्रवास नेचुरल नहीं है भाई। प्रवास से तो एक स्थान से आदमी गया दूसरे स्थान पर, वहाँ पर उसकी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन दूसरे जहाँ से गया वहाँ पर उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रवास को नेचुरल में नहीं शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनांकिकी संक्रमण। आपने पढ़ा होगा एक सिद्धांत, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आपने पढ़ा है? जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत, जिसको नोटेंस्टीन महोदय ने दिया था, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत। तो इसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से जो है एक फिगर बनता है ऐसे 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 से, और एक मोटा सा पेट यहाँ बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसके 3 अवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर डिटेल में हम नहीं पढ़ा सकते हैं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो इसमें क्या होता है, किसी भी पूरे समाज का मतलब कृषि और जो है पशुपालन, कृषि और पशुचारण से औद्योगिक व्यवस्था की तरफ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? जनांकिकी संक्रमण, जनांकिकी का परिवर्तन या संक्रमण कहलाता है। तो ये भी यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने ये जनसंख्या परिवर्तन देख लिया, जनसंख्या परिवर्तन, इसमें इसके निर्धारक कारक। अब आयु लिंग अनुपात ग्रामीण शहरी संगठन, इसको देखेंगे। आयु लिंग अनुपात यानी जनसंख्या संगठन, जो हमारा चैप्टर है जनसंख्या संगठन, आयु लिंग अनुपात। तो देखिए आयु संरचना को 3 वर्गों में बांटा गया है। 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग, और दूसरा क्या है 15 से 59 आयु वर्ग, और तीसरा है 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग। तो 0 से 14 ये हो गया बालक वर्ग, और 60 से वर्ग हो गया बुजुर्गों का वर्ग। 15 से 59 की जो अवस्था है व्यक्तियों की, 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु, यही होती है कामगार जनसंख्या, किसी देश की कामगार जनसंख्या। तो भारत में 60% से अधिक जनसंख्या कामगारों की है। और ये दोनों जनसंख्या 0 से 14 और 60 से अधिक आयु वाले लोग इस पर आश्रित होते हैं, 15 से 59 आयु वर्ग के ऊपर आश्रित होते हैं। अब इसमें जो है लिंगानुपात देखेंगे। लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात का मतलब होता है, भारत में देखिए लिंगानुपात जो निकाला जाता है प्रति 1000, यानी 1000 पुरुषों पर मेल पर स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, एम फॉर मेल और एफ फॉर फीमेल। तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, इसे कहते हैं लिंगानुपात। कुछ देशों में स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकाली जाती है, भारत में लेकिन पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकाली जाती है। और यहीं पर हम साक्षरता भी देखेंगे। साक्षरता क्या है? देखिए भारत में जो साक्षरता की परिभाषा है, साक्षर का मतलब अक्षर का ज्ञान, साक्षर शब्द से बना है साक्षर, तो अक्षर का ज्ञान। तो भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का ऐसा समूह जो अपनी मातृभाषा, जो उसकी मातृभाषा चाहे अवधी हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, अंग्रेजी हो, कुछ भी हो, अपनी मातृभाषा में वो अक्षरों को पहचान सकता हो, लिख सकता हो, बोल सकता हो, उसे क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। ठीक, तो ये साक्षर हो जाएगा, इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं इस तरीके से। और ग्रामीण शहरी संगठन देखेंगे इसमें, ग्रामीण और शहरी संगठन, जो ये टॉपिक है ग्रामीण और शहरी संगठन। देखिए ग्रामीण और शहरी, यहाँ पर आपको अंतर होना चाहिए, पता होना चाहिए ग्रामीण क्या है और शहरी क्या है। ग्रामीण का मतलब जो है कृषि और उससे संलग्न कार्यों में लगे जनसंख्या ग्रामीण होती है, और कृषि के अतिरिक्त कृषियेतर कार्यों में लगी जनसंख्या शहरी होती है। अब यही जनसंख्या व्यावसायिक संरचना कहलाती है, यानी जनसंख्या की कामगार जनसंख्या जिस जिस क्षेत्रों में लगी है
वही क्या कहलाएगी, व्यावसायिक संरचना कहलाएगी। तो ग्रामीण जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में लगी रहती है। प्राथमिक क्रियाओं में हम आगे अध्ययन करेंगे कृषि, खनन, पशुपालन, ये सब क्या है, प्राथमिक क्रिया हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या इन्वॉल्व रहती है। और शहरी जनसंख्या जो होती है वो कृषियेतर कार्यों में लगी होती है, द्वितीयक तृतीयक कार्यों में, उद्योग में, और जो है इसी प्रकार से परिवहन क्षेत्र में, इनमें सब में लगी होती है। तो इसका हम वहाँ अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर ये देखा। अब हम देखिए आगे जो अध्ययन करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पर आने वाले समय में अगले वीडियो में मानव क्रियाएं इकाई 3 और इकाई 5 ये हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी टाइम काफ़ी हो रहा है तो आगे हम लोग अध्ययन करेंगे इसका। और इसके अलावा आगे 2 वीडियो और बनेंगे जिसमें हम खंड खा का अध्ययन करेंगे पूरा। और इसके बाद जो है हम लोग परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जो है मॉडल्स लेकर आएंगे, मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। शेयर आप कर सकते हैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और जो है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे आप शेयर कीजिए। और आप अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, ज्ञानवर्धक है, तो ज़रूर जो है हमको कमेंट में जो है थैंक्स तो कहिए ही, और पूरा वीडियो देखिए, आपको भूगोल में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।